हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। और हम लोग जीएस श्रृंखला पर बात किया जा रहा है, जिसमें हम लोग तथ्यात्मक चीज़ों पर ही बात करेंगे और जो थ्योरेटिकल चीज़ें हैं उस पर बात नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जो भारतीय इतिहास के बारे में बात किया जा रहा है, तो आप जानते हैं कि जो इतिहास प्रारंभ होता है वो लाखों वर्ष पहले प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो वहाँ से धीरे धीरे जो क्रमिक डेवलपमेंट हुआ, जो क्रमिक विकास हुआ, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इतिहास के बारे में, भारतीय इतिहास के बारे में, प्राचीन भारत के बारे में हम लोगों ने बात किया है, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता के बाद की जो चीज़ें हैं वैदिक काल से, और वैदिक काल से जानते हैं कि वैदिक काल से ही जो भारत का सिस्टमेटिक ढंग से इतिहास प्रारंभ होता है। और जो वैदिक काल से यह देखेंगे कि सुव्यवस्थित ढंग से प्रारंभ होता है भारतीय इतिहास, तो वहाँ से हम लोग बात कर रहे हैं। क्योंकि उसके पहले आप देखेंगे कि जो नगरीय सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता, फिर उसके बाद आप देखेंगे कि वहाँ पर ग्रामीण सभ्यता आ जाती है वैदिक काल। तो इसीलिए यहाँ से विद्वानों का मानना है कि वैदिक काल से भारत का जो व्यवस्थित इतिहास प्रारंभ होता है, और इसीलिए हमने वैदिक काल से प्रारंभ किया है। सिंधु घाटी सभ्यता और जो पाषाण काल की चीज़ें हैं वो 1-2 लेक्चर में पूरा कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, तो उसको हम लोग बाद में देख लीजिएगा। जो सिस्टमेटिक ढंग से भारत का इतिहास है वहाँ से हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो उसमें बहुत सारी बातें हो चुकी है, और कल हम लोगों ने बौद्ध दर्शन के बारे में बात किया था, और आज हम लोग बात करेंगे बौद्ध संगीतियों के बारे में। ये बौद्ध धर्म पे आखिरी लेक्चर होगा, क्योंकि यहाँ से बौद्ध धर्म के जो जितने भी फैक्चुअल नॉलेज हैं, जितने भी तथ्यात्मक चीज़ें हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, फिर उसके बाद दर्शन की अंदर की जो बातें हैं वो आप लोग कमेंट करिए, तो उस पर विस्तार से एक लेक्चर बनाया जाएगा। तो यहाँ पर जो हम लोग फैक्चुअल नॉलेज यानी कि जो तथ्यात्मक चीज़ों पर बात किया जा रहा है, जिसका जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, तो उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि एग्ज़ाम के परीक्षा के लेकर जो विशेष चीज़ें हैं, जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, और उससे आप लोग नोट्स बनाते रहिए। और नोट्स बनाते रहेंगे तो आप लोगों का जो तैयारी है वो बेहतरीन तरीके से चलेगा। और आप जानते हैं कि विद्यार्थी के जीवन के जो सफलता की पहली सीढ़ी है वो नोट्स से ही मानी जाती है। तो आप लोग नोट्स बनाते रहिए, लिखते लिखते आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, तो उसको हमेशा लिखते रहिए और हमेशा एक बार रिविज़न करते रहिए, तो वो आप लोगों के दिमाग में बैठा रहेगा। वैसे तो आप कोई भी तैयारी करिए तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है याद नहीं रहती हैं। ठीक है, वो दिमाग में अब बैठी रहेगी, तो एग्ज़ाम हॉल में आप जब जाएंगे तो जब प्रश्न उस तरह से मिलेंगे तो चीज़ें ऑटोमेटिक ही आप लोगों को याद आ जाएंगी। इसीलिए नोट्स बनाते रहिए, और नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि बुक सब कोई नहीं पढ़ पाता, और बुक नहीं पढ़ पाता तो उसको शॉर्ट फॉर्म में 500 पेज की जो बुक है उसको 100-150 पेज में लाना, वो नोट्स कहलाता है। तो शॉर्ट फॉर्म में जो चीज़ें होती है, जो महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, उनको नोट डाउन करते रहिए। ठीक है, तो नोट्स बनाते रहिए और तैयारी करते रहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं बौद्ध संगतियाँ कुल मान के चलिए कि 4 हुई थी। ठीक है, 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थी, और इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या क्या कार्य होते हैं, कब हुए थे, शासक कौन है, अध्यक्ष कौन है। ठीक है, और किस जगह पर हुआ है। ठीक है, और जितनी भी बातें दर्शन के बारे में बात किया गया था, तो वो कल आप लोगों को बताया गया था कि जो दर्शन है, जो भारतीय दर्शन है, चाहे कोई भी धर्म उठा लीजिए, कोई दर्शन उठा लीजिए, उनका जो मूल लक्ष्य होता है मनुष्य के जीवन का कार्य जो किस प्रकार से होंगे, मनुष्य के जीवन का निर्धारण किस प्रकार से होगा, और मनुष्य के कर्मों का जो अंतिम लक्ष्य है वो किस प्रकार से होंगे। ठीक है, तो वही सब सारी चीज़ें हर एक धर्म में भी देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो चलिए देखिए जो बौद्ध संगतियाँ हैं, बौद्ध संगतियाँ यहाँ पर आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, बौद्ध संगतियाँ। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए जो प्रथम बौद्ध संगति है, प्रथम बौद्ध संगति। ठीक है, तो पहली जो बौद्ध संगति हुई थी वो महात्मा बुद्ध को जब निर्वाण प्राप्त हुआ, यानी कि महात्मा बुद्ध की जब मृत्यु हुई, उसी समय पहली बौद्ध संगति हुई थी। ठीक है, तो यहाँ देखिए पहली बौद्ध संगति जो हुई थी यहाँ पर 483 ईसा पूर्व में, और 483 ईसा पूर्व में देखेंगे कि मगध पर हर्यक वंश का शासन है। फिर कहाँ पर हुआ था? राजगृह में। राजगृह को गिरिव्रज भी बोला जाता है, इसको 5 पहाड़ियों का देश बोला जाता है। कितने? 5 पहाड़ियों का। ठीक है, 5 पहाड़ियों का देश बोलिए या राज्य बोलिए। और राज्य और राष्ट्र की जो संकल्पना है वो अलग अलग होती है। ठीक है, तो इसका हमेशा ध्यान दीजिएगा। ठीक, फिर उसके बाद देखिए इसके जो अध्यक्ष हैं, वो अध्यक्ष कौन है? महाकश्यप आप देखेंगे कि इसके अध्यक्ष हैं। फिर उसके बाद देखिए जो शासक वर्ग है, जो शासक है वो है अजातशत्रु। ये अजातशत्रु जो है इसको पितृहंता भी बोला जाता है। ठीक है, ये किस वंश का शासक है? हर्यक वंश का। किस वंश का शासक है? हर्यक वंश का। इसको पितृहंता भी बोला जाता है। ठीक है, पितृहंता, इसको पितृहंता भी बोला जाता है, क्योंकि इसने अपने पिता को मारकर गद्दी पर बैठा था। ठीक है, और हर्यक वंश का जो संस्थापक है कौन है? बिंबिसार। ठीक है,
बिंबिसार, और इसी का लड़का है ये, बिंबिसार का ही लड़का जो है अजातशत्रु है। और इसने अजातशत्रु के बारे में एक महत्वपूर्ण बात है, देखिए कि अजातशत्रु ने 2 अस्त्रों का प्रयोग किया था युद्ध में। कितने अस्त्रों का? अजातशत्रु ने 2 अस्त्र का प्रयोग किया। कौन कौन से? कौन कौन से? ये देखिए, एक है महाशिलाकंटक, इसको बोला जाता है महाशिलाकंटक, ठीक है, महाशिलाकंटक है। और दूसरा जो है रथमूसल, रथमूसल। आप वो मूवी देखे होंगे बाहुबली, बाहुबली का जो पहला पार्ट है उसमें आप देखेंगे कि जो बाहुबली के पास था, ठीक है, जब कालिकेय से युद्ध होता है तो उसमें जो बाहुबली के पास था, जो पत्थर फेंकने वाला था, वो क्या था? उसको क्या बोला जाता है? महाशिलाकंटक। और जो भल्लाल देव के पास था उसको क्या बोला जाता है? जो रथ में तलवार लगे थे तो वो क्या बोला गया? रथमूसल। और इन्हीं दोनों से प्रेरणा लेकर बाहुबली में उन 2 अस्त्रों का प्रयोग किया गया था, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो अगर कभी ये देखने को मिले है कि रथमूसल महाशिलाकंटक क्या होता है तो उसको आप लोग बाहुबली में देख सकते हैं, ठीक है। बाहुबली बहुत ही फेमस मूवी है और बहुत ही उस तरह से देखिए कि जिस तरह से बनाया गया था हिस्टोरिकल मूवी, उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अभी जो बाहुबली के जो राज्य की बात, महिष्मती की बात की जाती है, वो अभी देखेंगे कि अभी अगले लेक्चर में आएगा, वो 16 महाजनपदों में, ठीक है। तो उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ये आपके हरेक वंश के बारे में और अजातशत्रु के बारे में। और इसमें कार्य क्या हुए? जो कार्य किए गए थे, सुत्त पिटक व विनय पिटक का संकलन किया गया था, ठीक है। आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि इसमें बताइए कि इसमें क्या है और इसमें क्या है, ठीक है। किसमें बुद्ध की शिक्षाएं हैं और किसमें बुद्ध संघ के नियम है। और यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा कि ये 2 पिटक है और बौद्ध धर्म में त्रिपिटक की बात की जाती है। कितने पिटक की बात की जाती है? त्रिपिटक, ठीक है, त्रिपिटक। और प्रथम बौद्ध सत्य संगति में 2 पिटकों की रचना कर दी जाती है और उसमें एक में बौद्ध धर्म, बुद्ध की शिक्षाएं हैं और एक में बौद्ध संघ के नियम है। ये आप लोगों को बताना है, कमेंट करके बताइएगा कि इन दोनों में किसमें बुद्ध की शिक्षाएं हैं और किसमें बौद्ध संघ के नियम है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए रहेगा ये प्रश्न, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए, तो ये प्रथम बौद्ध संगति हो गई। फिर इसके बाद दूसरी बौद्ध संगति, द्वितीय बौद्ध संगति। द्वितीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ? देखेंगे कि कालाशोक के शासनकाल में। और कब हुआ था? 383 ईसा पूर्व, यानी कि महात्मा बुद्ध के मृत्यु के 100 साल बाद, ठीक है। ये तो आप लोगों को समझ में आता होगा कि बिफोर क्राइस्ट क्या होता है, ठीक है। जैसे बोला जाता है कि 200 BC, ठीक है, 200 BC, यानी कि 200 ईसा पूर्व। फिर इसके बाद देखिए, अगर हम 200 AD लिख दें, ठीक है, AD लिख दें यानी कि एनो डोमिनी हो गया, ये यानी कि ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटना है, यानी कि 1 ईस्वी से प्रारंभ होगा, ठीक है। और यहाँ पर आप चीज़ एक ध्यान दीजिएगा कि जब 1 ईस्वी से प्रारंभ होता है तो वहाँ पर सन बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे करके बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर चीज़ें क्या हैं? यहाँ शुरू होगा अंत से, ठीक है, यानी कि 400, अगर हम 600 BC बोले, अगर 600 यहाँ पर बिफोर क्राइस्ट है तो यहाँ पर क्या होगा कि 600 से घटेगा, ठीक है, 200 से घटेगा, यानी कि 600 से फिर 599, 598, 597 इस तरह से घटता है। यानी कि यहाँ पर घटता है, सन क्या है? घटता है। और यहाँ पर सन क्या है? बढ़ता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर देखिए, जो पहली बौद्ध संगति हुई थी वो 483 ईसा पूर्व में हुई थी और जो दूसरी बौद्ध संगति है वो 383 ईसा पूर्व में होती है, यानी कि 100 साल बाद, 100 साल समय घटा। और ये सारी चीज़ें जो है देखेंगे कि अंग्रेज़ों ने बनाया है कि जो ईसा मसीह का जन्म हुआ उससे पीछे के जो सन है वो घटेंगे, ईसा मसीह के जन्म के बाद जो चीज़ें हैं वो बढ़ेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर यह चीज़ ध्यान दीजिएगा और इस तरह से अगर लिखा हुआ मिले तो इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। और इसका जो NCERT में बातें की गई हैं तो बिफोर कॉमन एरा यानी कि BCE, बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। फिर इसके बाद CE, कॉमन एरा, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं इसको ध्यान दीजिएगा। ये NCERT में वर्तमान समय में जो प्रयोग होता है इसको किया जाता है। फिर इसके बाद देखिए, तो जो द्वितीय बौद्ध संगति है उसका जो कहाँ हुआ था? वैशाली में। कहाँ है? बिहार, वैशाली में बिहार, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बिहार के वैशाली में यह बौद्ध संगति हुई थी। वैसे तो सभी देखेंगे कि राजगिरी भी बिहार में ही पड़ता है, ये भी बिहार में ही है, ठीक है, बिहार में
ही है। फिर इसके बाद देखिए, और अध्यक्ष कौन है? सर्वकामी। अध्यक्ष जो है सर्वकामी, और इनको कहीं कहीं सर्वकामी भी बोला गया है। सर्वकामी और सर्वकामी जो है द्वितीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष हैं। और शासक कौन है? कालाशोक। कालाशोक इसको क्या बोला गया? ये किस वंश का शासक है? ये याद रखेंगे कि शिशुनाग वंश का। किस वंश का है? शिशुनाग वंश, ठीक है। और इसको बोला गया है, कालाशोक को काकवड़ बोला गया है, ठीक है। काकवड़ बोला गया है। काकवड़ इसलिए बोला गया क्योंकि ये कौवे की तरह काला था, ठीक है। काक मतलब होता है कौवा और वड़ मतलब होता है कलर, यानी कि रंग। तो इसलिए कालाशोक इतना काला था वो कि उसको काकवड़ बोला गया। और इसी के शासनकाल में देखेंगे कि द्वितीय बौद्ध संगति होती है, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए कि द्वितीय बौद्ध संगति में क्या हुआ? द्वितीय बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ स्थविर और महासांघिक में। स्थविर और महासांघिक में बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ, और यहाँ पर मतभेद होते हैं, ठीक है। और मतभेद क्यों होंगे? कि जैसे कि बौद्ध संघ है, मान लीजिए कि जो महात्मा बुद्ध है उनके अनुयायी बहुत सारे बने। सबसे ज़्यादा कहाँ से बने थे? कौशल देश से, ठीक है। तो वहाँ से जो अनुयायी बने, यानी कि 500 अनुयायी महात्मा बुद्ध के थे, तो 500 जब वो अनुयायी एक जगह रहेंगे तो वहाँ पर मतभेद होना बहुत जो अवश्यंभावी है, ठीक है। तो जब मतभेद होंगे तो वहाँ विचारों का जब टकराव होगा तो उसमें से एक नई विचारधारा निकल कर आएगी, और वो क्या होगी? वो अलगाववाद की बात करेंगे, ठीक है। आप यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा कि दुनिया की जितनी भी विचारधाराएँ हैं, ठीक है, अगर कोई भी विचारधारा एक दूसरी विचारधारा से टकराती है तो वहाँ पर दूसरी नई विचारधारा का जन्म होता है। यानी कि एक विचारधारा अगर दूसरी विचारधारा से टकराएगी तो उन दोनों में से एक नई विचारधारा निकल कर आएगी। और यही बात होता है संस्कृतियों में, सभ्यता और संस्कृतियों में। जहाँ पर दो संस्कृतियाँ आपस में टकराएंगी, जहाँ पर दो सभ्यताएँ आपस में टकराएंगे, तो वहाँ पर उन दोनों में से नई एक सभ्यता या नई एक संस्कृति का जन्म होगा। और यही चीज़ देखने को मिलता है हम लोगों को मध्यकालीन भारत में, ठीक है। वहाँ पर जब हम लोग पहुँचेंगे तो वहाँ पर इस पर विस्तार से बात किया जाएगा कि किस प्रकार से क्या क्या चीज़ें घटित हो रही थी, और भारतीय मुसलमान अरबी मुसलमान से क्यों भिन्न है, ठीक है। भारतीय मुसलमान गल्फ़ कंट्रीज़ के जो मुसलमान हैं, अरबों को जो मुसलमान हैं, वहाँ से इन लोगों में क्यों इतना डिफरेंस देखने को मिलता है? क्योंकि यहाँ पर दो संस्कृति आपस में टकराए तो उसमें से नई एक संस्कृति का जन्म हुआ। ये सारी चीज़ें बहुत ही समझने वाली बातें हैं, बहुत जानने वाली बातें हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि स्थविर और बौद्ध धर्म में स्थविर और महासांघिक नामक दो संप्रदायों में, दो भागों में विभाजित हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए द्वितीय बौद्ध संगति में पहली बार जो विभाजन हुआ बौद्ध धर्म का द्वितीय बौद्ध संगति में हुआ था, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही हैं। फिर इसके बाद देखिए कि तृतीय बौद्ध संगति। तृतीय बौद्ध संगति कब हुई? देखेंगे 251 ईसा पूर्व में, घटा समय। इसीलिए कहते हैं कि जो कॉमन एरा है, बिफोर कॉमन एरा है या बिफोर क्राइस्ट बोला जाए, बिफोर क्राइस्ट और एनो डोमिनी का प्रचलन अब बंद हो गया धीरे धीरे, लेकिन यहाँ पर बिफोर कॉमन एरा और कॉमन एरा की बात की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि जो बिफोर कॉमन एरा यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले जो चीज़ें घटना जो है वो घटेंगी, समय जो है घटता है। तो यहाँ पर पहली बौद्ध संगति हुई 483 में, दूसरी बौद्ध संगति हुई 383 में, और तीसरी बौद्ध संगति हुई थी 251 ईसा पूर्व में, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। और फिर इसके बाद स्थान कहाँ है? पाटलिपुत्र। ये कहाँ है? पाटलिपुत्र जो है इसको क्या बोला गया वर्तमान समय में? पटना, ठीक है। पटना है, कहाँ पड़ता है? बिहार, बिहार की राजधानी। और यहाँ पर देखेंगे कि जो राजगिरी है, गिरिव्रज है, इसी को कालांतर में परिवर्तित करके वहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ के वहाँ पर पाटलिपुत्र की स्थापना हुआ था। और पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था? उदयन ने, ठीक है। उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना किया था सोन और गंगा नदी के किनारे। कौन सी नदी है? सोन और गंगा नदी के तट पर, ठीक है, सोन व गंगा नदी, ठीक है। तो ये प्रश्न पूछता है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किन दो नदियों के मध्य में हुआ है या किन दो नदियों के किनारे हुआ है? तो वो कौन सी नदियाँ हैं? सोन और गंगा नदी। और किसने किया था? उदयन ने किया था, ठीक है। और यहाँ पर पाटलिपुत्र में जब बौद्ध संगति हुई तो वहाँ का जो अध्यक्ष बना उस संगति का मोगलीपुत्र तिस्य। इनको तिस्य भी कहीं कहीं लिखा मिलता है, यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, तिस्य भी मिलता है। तो मोगलीपुत्र तिस्य या मोगलीपुत्र तिस्य जो है वो एक ही व्यक्ति है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए जो शासक है वो अशोक है। शासक जो है अशोक का किस वंश का है? मौर्य वंश का, ठीक है, मौर्य वंश का, मौर्य वंश का शासक है। और किसका लड़का है? बिंदुसार का लड़का है, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा, कंफ्यूजन बहुत ही ज़्यादा होता है बिंदुसार और बिंबिसार में, इसमें और इसमें
बिंदुसार और बिंबिसार में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, लेकिन यहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होना। जो बिंबिसार है वो हर्यक वंश का शासक है और जो बिंदुसार है वो मौर्य वंश का शासक है, वो अशोक का पिता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। और फिर उसके बाद देखिए कि जो कार्य हुए थे अभिधम्म पिटक की रचना, यानी कि 3 पिटकों की रचना हो गई। और त्रिपिटक में कौन कौन से हैं? सुत्त पिटक, ठीक है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है, इन 3 पिटकों की बौद्ध धर्म में बात कही जाती है। इसके अलावा बहुत सारे बौद्ध धर्म के ग्रंथ भी देखने को मिलते हैं, यानी कि जो त्रिपिटक है, त्रिपिटक में इन तीनों की बात की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर आप लोगों के लिए एक प्रश्न है कि सुत्त पिटक विनय पिटक में क्या है। और अभिधम्म पिटक में देखेंगे कि ये इस तरह से बनाया गया था कि कठोर नियम कानून बनाए गए। ठीक है, कैसे बनाए गए? कठोर नियम कानून। ठीक है, नियम कानून, कठोर नियम कानून बनाए गए थे। कि किस लिए बनाए गए थे? कि बौद्ध संघ में जो विभेद हो रहे थे, यानी कि बौद्ध संघ भेद जो हो रहे थे, यानी कि बौद्ध भिक्षु भिक्षुड़ियाँ जो है बौद्ध संघ में जो छोड़ रहे थे, यानी कि अन्य संप्रदायों की स्थापना कर रहे थे, तो उसको रोकने के लिए यहाँ पर नियम कानून बौद्ध धर्म में, बौद्ध संघ में प्रवेश के लिए नियम कानून कठोर बनाए गए। और वो किस में है? अभिधम्म पिटक में। ठीक है, यानी कि बौद्ध संघ के जो नियम है उसको कठोर बनाया गया कि जो वहाँ पर वर्ग भेद हो रहे हैं, जो चीज़ें देखने को मिल रही थी कि जैसे कि कोई भिक्षु है जो संचय करने लगा, कोई भिक्षु है जो वहाँ पर आवश्यकता से अधिक संपत्ति रखने लगा, जैसे कि भोजन रखने लगा, कपड़े रखने लगे, और वहाँ पर इस तरह से चीज़ें देखने को मिल रही थी। और वहाँ पर जो वर्ग भेद देखने को मिल रहे थे उसको कठोर बनाने के लिए, नियमों को कठोर बनाने के लिए यहाँ पर अभिधम्म पिटक की रचना की गई थी। अब देखिए चौथी बौद्ध संगति, चतुर्थ बौद्ध संगति, ये कब हुआ था? 100 ईस्वी में। यानी कि हम लोग कहाँ आ गए? कॉमन एरा में आ गए। इसको क्या बोला गया? एडी बोला गया, फिर कॉमन एरा सी। ठीक है, तो कॉमन एरा बोला गया। 100 ईस्वी में हम लोग आ गए। और 100 ईस्वी में कौन शासक है? देखेंगे कि कनिष्क का शासन है। कनिष्क ये किस वंश का है? कुषाण वंश का। ठीक है, कनिष्क किस वंश का शासक है? कुषाण वंश का। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। और कहाँ पर हुआ था? कुंडलवन में, कुंडलवन कश्मीर में। यही एक बौद्ध संगति, चौथी बौद्ध संगति है जो मगध के बाहर हुई थी। एकमात्र ऐसी बौद्ध संगति जो मगध के बाहर हुई थी वो चौथी बौद्ध संगति है। अगर कभी प्रश्न पूछ दे कि मगध के बाहर कौन सी बौद्ध संगति हुई थी, तो चौथी बौद्ध संगति हुई थी। कहाँ हुई थी? कश्मीर में। फिर उसके बाद देखिए जो अध्यक्ष हैं, और इसमें 2 लोग बन गए, एक अध्यक्ष बन गया, एक उपाध्यक्ष बन गया। और कौन कौन से हैं? अध्यक्ष जो है वसुमित्र है और उपाध्यक्ष जो है अश्वघोष है। फिर इसके बाद देखिए कि बौद्ध धर्म में जो कार्य किए गए चौथी बौद्ध संगति में, तो इसमें जो बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण चीज़ हुआ वो बौद्ध धर्म विभाजन हुआ हीनयान व महायान में। ठीक है, हीनयान व महायान में। और हीनयान जो है ये द्वितीय बौद्ध संगति में जो विभाजन हुआ था स्थविर ये कालांतर में हीनयान बने। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। और जो महासांघिक हैं वो महायान बने। ठीक है, महासांघिक जो है वो महायान बने। लेकिन फॉर्मेशन जो होता है, जो बौद्ध धर्म का जो पहली बार विभाजन होता है द्वितीय बौद्ध संगति में, स्थविर और महासांघिक में, और जो पूर्ण रूप से जो विभाजन हो जाता है, जो वर्तमान समय में जो देखने को मिलता है हीनयान और महायान, वो कौन से हैं? चौथी बौद्ध संगति में, चतुर्थ बौद्ध संगति में होता है। और वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो महायान शाखा है बहुत ही ज़्यादा फला फूला है। ठीक है, तो यहाँ पर चारों बौद्ध संगतियाँ हो गई। और यहाँ पर आप लोग नोट्स बनाते रहिए, नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाइए। ठीक है, फिर चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, कल के लेक्चर में। कल से हम लोग देखेंगे कि जो 16 महाजनपद हैं उनका विकास किस प्रकार से हुआ था। ठीक है, तब तक आप लोग नोट्स बनाते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।